सूर्योदय पे सूर्य और जी सूर्य और शुक्र का सूर्योदय होने पर शनेश्वर का दान दोपहर देना है। नोट किया सब लोगों ने? हेलो। जी कर लिए हो गया। जी 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 धन्यवाद। समझो, राहु का दान आप आधी रात को दे रहे हैं, और अगर किसी ने कुछ सवाल पूछा तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? तो मैं भी किसी पुस्तक में पढ़ा था, वो नोट कर लिया था। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि इसके बारे में क्या कहें। क्योंकि कैसा है कि अगर सूर्योदय के बाद किसी को देंगे तो ठीक है, दोपहर में देंगे तो भी ठीक है, शाम को देंगे तो भी, लेकिन अगर आधी रात को देंगे तो क्या बोलेगा वो फिर? वो तो सवाल करेगा फिर। आधी रात सही बोले बात तो है, आधी रात को तो कोई दान ही लेने नहीं आएगा। नहीं नहीं, किस हिसाब से आप दान देंगे मुझे बताइए आप। देखिए देखिए, अगर कुछ समय समय जो रहता है, शिवरात्रि रहती है और जो कोई कुछ रहता है, तो उस समय विप्रवर जो आते हैं उनको उस टाइम को दान देना है। ठीक है। और मैं जी एक जी, ये बताना बात चाहता सत्य हूँ। है, ये बात सत्य है। कपिलेश्वर जी। मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बृहद ज्योतिष रत्नाकर से पढ़ा हूँ और मेरे पास भी है। और इसमें लिखा है, जब किसी के पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है, जी कुछ दान देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो वो मन में दान कर सकता है और मन में पूजा भी कर सकता है। उस हिसाब से किसी को लिखना है तो लिख लीजिए किसका पूजा करना है मन में। ये कपिलेश्वर जी, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। हम्म। रवि ग्रह की ठीक है, ये तो अशुभ शांति मानसिक। के लिए मातंगी का। एक बार फिर से बोलिएगा। रवि रवि ग्रह जब अशुभ है तो हमारा देवी मातंगी देवी का पूजा करना है। चंद्र ग्रह जब अशुभ है तो भुवनेश्वरी का। मंगल ग्रह अशुभ है तो बगलामुखी का। बुध ग्रह धीरे धीरे। अशुभ है तो त्रिपुरा सुंदरी का। आराम से, थोड़ा आराम, थोड़ा आराम से। गुरुदेव प्रणाम। ठीक है ठीक है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सब लोगों को, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। आराम गुरुदेव आगे में प्रणाम। बैठे आप लोग। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। धर्मेंद्र मिश्रा, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। अपने अपने हैंड राइज करके गुरुदेव को प्रणाम करें। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। मदन मोहन बरुआ, गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को प्रणाम। ठीक है, अभी अभी कार्यक्रम चल रहा था हमारे ये कौन बोल रहे थे? हाँ, मातंगी माता को प्रसन्न करके हम फल ले सकते हैं। कार्यक्रम कपिलेश्वर आगे जी। बढ़ाएं। हाँ कपिलेश्वर जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, बताएं पूरा अपना। जी गुरुदेव। चंद्र ग्रह से बताएं। जहाँ आप बताए थे आप पूरा कर लो, जहाँ से बात खत्म किए थे ना उस बात को पूरी करो ना, बीच में नहीं रोकना चाहिए। ठीक। जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। रवि ग्रह जब अशुभ है तो हम मातंगी देवी का पूजा कर सकते हैं। और चंद्र ग्रह अशुभ है तो भुवनेश्वरी देवी का। मंगल ग्रह अशुभ है तो बगलामुखी का। बुध ग्रह अशुभ है तो त्रिपुरा सुंदरी का। बृहस्पति ग्रह अशुभ है तो तारा देवी का। शुक्र ग्रह अशुभ में कमला देवी का। शनि ग्रह अशुभ में दक्षिण काली। राहु ग्रह अशुभ में छिन्नमस्ता। केतु ग्रह अशुभ में धूमावती। राहु केतु का और एक बार बताएं। राहु का छिन्नमस्ता, केतु का धूमावती। शनि का बता दें।
शनि का दक्षिण का ले। आपने राहु का और केतु का एक बार रिपीट करेंगे? राहु का छिन्नमस्ता, केतु का धूमावती। इसका एक श्लोक भी है। दिवाकरस्य मातंगी चंद्रस्य भुवनेश्वरी कुजस्य बगला देवी बुधे त्रिपुरा सुंदरी तारा बृहस्पति चैव शुक्रस्य कमलात्मिका शनैस्तु दक्षिण काली ग्रहाणाम इष्ट देवता छिन्नमस्ता तथा राहु केतु धूमावती तथा। ये जो मैं बताया इसी का ही ये अर्थ है, और पहले जो बोला ये श्लोक है। जी जी, आपके जरिए हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली। आपका धन्यवाद कपिलेश्वर जी। जी गुरुदेव। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जैसा जी कि गुरुदेव। कपिलेश्वर जी ने बहुत बढ़िया आप लोगों को बताया। हम लोग प्रायः जब ग्रहों से ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो भगवती आराधना या भगवान शिव की जो है आराधना से सलाह हम लोग देते हैं। कई बार आप लोगों में से कई लोग हम पे फोन किए हैं, कई कुंडलियों का विश्लेषण पे जो शुभ प्रभाव होता है देने की बात होती है ग्रहों के, वो होती तो हम भगवान शिव की आराधना या भगवती आराधना की सलाह देते हैं। तो ये जितने भी नाम लिए हैं भगवती का ही स्वरूप है, जैसा कि भगवती का ही स्वरूप है। तो जी गुरुदेव। अलग अलग भगवती के स्वरूपों का हम वो करके या स्वयं भगवती दुर्गा जी को, काली जी को, जो भी इष्ट देवी हैं उनसे हम प्रभाव को ले लेते हैं। जैसे कमला देवी का अभी बताया, कमला का मतलब शुक्र में बोलते हैं ना लक्ष्मी जी का पूजन करें, इस ढंग जी से हम गुरुदेव। भगवती का क्योंकि भगवती से और जो है भगवान शिव से, इनकी कृपा से कई बार हम जो है अशुभ ग्रहों से शुभ फल ले लेते हैं। क्योंकि जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, सारे संसार के पिता जो भगवान शिव से और माँ पार्वती जो है, ये जितनी भी भगवती के स्वरूप हैं अलग अलग रूपों में माँ भगवती ने ही स्वरूप पार्वती जी लिया है, जिन्हें हम गौरी माता कहते हैं, कोई पार्वती कहता है। अनेक जन्मों में भगवान के अनेक रूपों में से अनेक उसमें आई है भगवती। ये भगवती के स्वरूप को इसलिए कहा गया ना, जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। और हम किसी भी शुभ पूजा इत्यादि का जब वो करते हैं तो गणेश अंबिका का पूजन करके या हमारे अवध क्षेत्र में हम कहते हैं गौरी गणेश का पूजन करके। अवध क्षेत्र प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी बिहार या थोड़ा एमपी का जो उत्तरी छोर है, इस जगह से हम गौरी गणेश का पूजन करते हैं। दिल्ली इत्यादि शहरों में हम गणेश अंबिका के पूजन के नाम से इसको जानते हैं। तो गुरुदेव, इधर महाराष्ट्र में भी गौरी और गणपति का ही पूजन करके पूजा की हाँ हाँ, शुरुआत करी जाती है। जी जी। तो हम गणेश अंबिका का पूजन करके, क्योंकि माता का नाम हम गौरी अच्छा नहीं लगता, तो इसको हमारे सिर्फ शब्दों में या बोलने चालने का अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से गणेश अंबिका का पूजन करके या गौरी गणेश के पूजन करके हम जो है सभी कार्यों की शुरुआत करते हैं शुभ फल प्राप्ति के लिए। ठीक है, और भगवान शिव की सबकी कृपा रहे। हर हर महादेव। चलते हैं हम विषय वस्तु पे। कल हमने सीखा था थोड़ा सा ग्रहों के बारे में, मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह, प्रायः सबके समझ में आ गई होगी। उसी में एक कड़ी बची थी कि नैसर्गिक मित्रता किसे कहते हैं, ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता। तो उसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन कल वाले में थोड़ा सा सूत्र बच गया था क्योंकि समय ज्यादा हो गया था। तो ग्रह जिस भी राशि में बैठता है, या पुनरावृत्ति दोबारा बता रहा हूँ, तिबारा बता रहा हूँ, ग्रह जहां भी बैठता है उससे 3 घर आगे, 3 घर पीछे, 3 घर आगे, 3 घर पीछे जो भी ग्रह हो, चाहे नैसर्गिक मित्रता में जो कल हमने लिखाया था वो शत्रु हो अथवा मित्र, वो उससे तात्कालीन मित्रता होती है, उस समय उसकी तात्कालीन मित्रता होती है। इसको हम अपने, जैसे हम मान लो कहीं गए हैं, किसी के यहाँ गए हैं और वहां पे हमारे मित्र भी आए हैं,
और हमारे शत्रु भी आए हैं। तो चूंकि हम जिसके यहाँ गए हैं उसके कार्य में, तो वहां हम उसके साथ मिलके, जब मान लो हम किसी बारात में गए हैं, बारात वाले के साथ गए हैं, तो बारात वाले के साथ जब गए तो उसमें हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ दुश्मन भी है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे आस पास में है, 3 घर आगे पीछे, मतलब आगे पीछे अगल बगल में है, वो हमारे, उस समय हम बाराती कहे जाएंगे, उस समय हमारी उनकी मित्रता होगी। थोड़ा दूरी बन गई तो फिर अब शत्रु शत्रु तो शत्रु है। तो ऐसी स्थितियां आती हैं। तो इसी क्रम के ग्रहों को हम आपस में आस पास की वातावरण से जोड़ के देखें तो हमें ज्यादा समझ में आती है। तो ग्रह जो जिस राशि में बैठता है उससे 3 घर आगे 3 घर पीछे उसकी तात्कालीन मित्रता होती है, बाकी जो है उसकी शत्रुता होती है। ये हम जो है पंचदहा मैत्री चक्र से सीखे। ठीक है। अब हमारा जो पूर्व का क्लास चल रहा था, तो हम 7वें भाव तक बुध का प्रभाव बता दिए थे। 8वें भाव से हमारा जो है कार्यक्रम में ही प्रश्न आ गया कि किसी ने कहा गुरुदेव शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह बता दो। उसी में एक प्रश्न आ गया तात्कालीन मित्रता का, और दूसरा प्रश्न था अभी जो 2-3 दिनों तक हमारा कार्यक्रम चलता रहा, 2-3 दिनों तक हमारा कार्यक्रम चल रहा था ना, उससे क्या सीख रहे थे? मारक ग्रह बाधक ग्रह। हाँ, तो कौन सा ग्रह हमारे मारक होते हैं, कौन बाधक होते हैं। तो ये चीजों का थोड़ा विषयांतर हो गया। आज जो है क्योंकि अब ग्रहों का ही क्रम चल रहा था, तो ग्रहों के बारे में सीखेंगे, कौन सा ग्रह कौन सा रोग दे सकता है। मारक ग्रह में ही आ गया वो, और किस अंगों पे किस ग्रह का प्रभाव होता है इसको सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने विषय वस्तु को पूरा करते हैं, जो हम अधूरा छोड़ के चले गए थे। अधूरा क्या छोड़े थे हम? कि बुध ग्रह अगर मेष लग्न हो, तो मेष लग्न में बताया गया था कि बुध ग्रह हमेशा कारक नहीं होता। कारण है कि उनको जो राशि, अब मारक ग्रह कारक ग्रह समझ लिए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बुध ग्रह और शुक्र ग्रह यह मारक के श्रेणी में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इनसे हम जो है बुध ग्रह चूंकि ऋण रोग शत्रु के कारक है, और एक भाव इनको मिला पराक्रम का घर। पराक्रम वैसे तो सही होता है, पराक्रम करना कभी भी गलत नहीं होता, मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन थोड़ा वो खपाने वाली बात होती है। किसी को होता है क्या कि भाग्य का साथ मिल जाता है, तुरंत सब कुछ मिल जाता है, अब किसी को वह मेहनत मजदूरी करने से मिले, तो ऐसी दशा में थोड़ा वो खपाने वाला होता है कि मतलब अधिक मेहनत अधिक ऊर्जा वाला ग्रह हो गया। तो बुध ग्रह मेष लग्न में सही। हाँ, अगर इनकी जो है मंगल से तात्कालीन मित्रता हो जाती है या मंगल केंद्र में ही होता है, तो ऐसी दशा में हम इनसे ठीक परिणाम कई जगह ले लेते हैं। वैसे तो बुध व्यापार का कारक है, गणित का कारक है। गणित इत्यादि व्यापार में अगर ग्रहों में देखे जात के श्रेणी में, तो व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है जो है बुध ग्रह। गणित, मैनेजमेंट, अकाउंट, पत्रकार, लेखक इत्यादि जो क्लर्क इत्यादि के कारक होते हैं, पेपर वगैरह कागज जिसे कहते हैं। और अगर बुध बढ़िया हो तो वाणी का कारक होता है, तो लॉ के क्षेत्र में भी, वकालत इत्यादि में भी लाभ। और तो और ये अगर बुध बढ़िया हो और इससे जो है लग्नेश का बढ़िया संबंध हो, तो ऐसा बुध ज्योतिषी इत्यादि, ज्योतिष ज्ञान इत्यादि में बड़ा अच्छा महत्व देता है। इसको जो है कुमार ग्रह की संज्ञा मिली है, बालक वाली संज्ञा। अगर ये जो है बुध ग्रह क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाता है, तो कई बार ऐसा क्रूर स्वरूप धारण कर लेता है। कई बार मित्र
सौम्य ग्रहों का साथ पा जाता है तो यह सौम्य स्वरूप धारण कर देता है। बुध सौम्य स्वरूप धारण कर देता है क्योंकि इनको सम ग्रहों के रूप में माना गया। बालक ग्रह सम ग्रह, हमने उस दिन ग्रहों के दो श्रेणियों में बांटा था। मित्र श्रेणी में, राम जी माइक बंद कर लें, राम जी माइक बंद कर लें। इनको हम एक तो मित्र क्या कहते हैं दैत्य श्रेणी के ग्रह रख लिए थे, एक तरफ देव श्रेणी। देव श्रेणी में कौन कौन रखे थे? हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु को। दैत्य श्रेणी में शुक्र, शनि, राहु, केतु, और बीच में हमने रखा था बुध को, कि बुध ग्रह सौम्य ग्रह है। बीच में कौन माइक? संतोष जी बोले, संतोष जी बोले। राम जी कुछ बोलना चाहते थे? ठीक है, राम जी कुछ बोलना चाहते थे। राम जी आपका माइक उस समय खुला था, कुछ बोलना चाहते थे? नहीं। थोड़ा आप लोगों से फिर से आग्रह है कि आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। अगर हम आपसे कुछ पूछे तभी बोलेंगे। अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो हैंड शेक करेंगे, फिर आपको अवसर दिया जाएगा, क्योंकि फिर विषय वस्तु से हम भटक जाते हैं। अच्छा नहीं लगता बार बार उसी चीज को बोलना। ठीक है, तो बुध को हम दोनों ग्रहों में मित्र में देखे थे, और इनकी कल हमने बता दिए इनके जो है, जैसे चंद्रमा इनको अपना दोस्त समझता है, लेकिन ये चंद्रमा को दोस्त नहीं समझते। ये जिस ग्रह के प्रभाव में होते हैं वैसे करते। इनको समझना है तो बालक को देख लो। जिस प्रकार बालक अच्छे लोगों के साथ रहे तो संस्कृत श्लोक बढ़िया ज्ञान की बातें करना शुरू कर देता है। किसी बुरे गुंडे मवाली के साथ रहे तो उसके गुण भी आ जाते हैं, उसमें गाली इत्यादि देना, लोगों को करना, ऐसा गुण आ जाता है। बुध के अगर हम बात करें तो 6 नंबर की राशि जो कन्या राशि होती है अपने ही राशि में उच्च के होते हैं, और गुरु की जो 12 नंबर की मीन राशि होती है उसमें नीच के माने जाते हैं। बुध अच्छा बुध है क्या? बुध चूंकि बालक ग्रह है और ग्रहों का समय लगता है, जैसे वो आपके राशि पे आए तो या तो पहले से प्रभाव देना शुरू कर देते हैं या तो बाद में अपने समय। लेकिन बुध करता है क्या? बुध त्वरित परिणाम देता है, तुरंत परिणाम देता है। बुध त्वरित परिणाम देता है क्योंकि बालक का स्वभाव होता है जो कुछ करना, अगर उसको भूख लगी तो तुरंत खाना चाहिए, चाहे खाए 2 रोटी ही, एक निवाला ही खाए, लेकिन उसको तुरंत ही। तो बुध चाहे अच्छा परिणाम देना हो या बुरा परिणाम देना हो, ये जो है तुरंत परिणाम दे देते हैं। वैसे तो बुध शुभ ग्रह है, वैसे तो बुध की जो है हम गणना शुभ ग्रहों में करते हैं। शुभ ग्रहों में किसकी किसकी करते हैं? गुरु की करते हैं, शुक्र की करते हैं, बुध की करते हैं, और हम चंद्र की भी शुभ ग्रहों में गणना करते हैं। लेकिन चंद्रमा कई बार जो है जब सूर्य से अस्त हो जाता है, सूर्य से ज्यादा निकटता होती है, जिसको हम अंधेरा पक्ष की चंद्रमा कहते हैं, कृष्ण पक्ष की चंद्रमा कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अपना शुभ फल नहीं दे पाता, तो उनको हम पक्ष बल के हिसाब से चंद्रमा को लेते हैं। और बुध जिस राशि के साथ है, कई बार पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप या क्रूर ग्रहों से दृष्ट होके या क्रूर ग्रहों से युत बना के या उनकी राशियों में बैठ के बुध शुभ ग्रह होते हुए भी अशुभ फल दे देता है। कारण है कि जो है ये बालक स्वभाव है, जहां बैठता है या जिनकी दृष्टि पड़ती है तो उसके हिसाब से इनके संस्कार बदल जाते हैं। वैसे तो वाणिज्य का क्या कारक ग्रह है, लेकिन होता क्या कि ग्रहों में इनको नपुंसक संज्ञा मिली है, क्योंकि बालक होता है। बालक में न उस समय पुरुष का भेद होता है, न स्त्री, न पूर्ण रूप से पुरुषत्व प्राप्त होता है। नपुंसक का मतलब ये मत समझो कि बिल्कुल नपुंसक। बालक होता है उस समय न पुरुषत्व प्राप्त होता है, न औरतों से शर्म होता है, क्योंकि
तो बालक ही है। उस समय जो है इनको कुंवार ग्रह की संज्ञा प्राप्त है और इसलिए इनको लोग नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। बुध वाणी का कारक है। बुध जो है वाणी बहुत बढ़िया कर देता है। और रोगों की बात करो तो ये ज्यादातर चर्म रोग, स्किन संबंधी रोग, वाणी दोष या कई बार नसों में या फेफड़े इत्यादि में दिक्कतें दे देता है। बुध यदि अपनी ही राशि में केंद्र में 6 नंबर और 3 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर या 3 कन्या राशि या मिथुन, 3 नंबर की मिथुन राशि होती है, 6 नंबर की कन्या, अगर इन राशियों में हो, अपने ही घर में हो, तो ये भद्र पुरुष नामक राजयोग बनाता है। अगर इन्हीं, ये तो राजयोग की बात हमने कर दिया। बुध और सूर्य इत्यादि के साथ अगर बैठ जाए तो बुधादित्य योग बनता है। सूर्य के साथ बैठ जाए तो बुधादित्य योग बनता है। अगर बुध 3, 6 नंबर की राशि पे अथवा मिथुन और कन्या में है, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, बुध अगर अपनी ही राशि में है, इनकी राशि कौन, सूत्र नोट कर लीजिए आप लोग। बुध अगर अपनी ही राशि में है, इनकी राशि कौन कौन होती है, 3 नंबर की मिथुन राशि और 6 नंबर की जो राशि है कन्या राशि। इसी राशि में हो, सब लोग नोट कर लें, सूत्र बड़ा ही काम देता है। अगर बुध मिथुन और कन्या यानी अपनी ही राशि में 3 नंबर और 6 नंबर की राशि में है, और शुक्र, बुध, सूर्य, शुक्र, बुध और सूर्य की युति हो, यह प्रायः युतियां हो ही जाती है, क्योंकि बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही 1-2 घर आगे पीछे होते हैं या उसी घर में होते हैं। और वहीं पे कहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या मंगल भी, सूर्य, बुध, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल हो, या मंगल की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, और इसी युति पे, इसी दृष्टि पे कहीं से भी, किसी भी, चाहे शनि, राहु, केतु की, शनि की चाहे तीसरी दृष्टि हो, 7वीं हो अथवा 10वीं हो, राहु की जो है 5वीं हो, 9वीं हो या 7वीं हो, इनकी दृष्टि पड़ जाए या ये उसी घर में हो जाए, तो यह युति दाम्पत्य जीवन को बड़े ही शीघ्र समाप्त कर देता है। कहने का मतलब ऐसा दाम्पत्य जीवन बड़े मुश्किल से साल भर चल पाता है, क्योंकि बुध क्या है, बिल्कुल बालक ग्रह है। और जबकि इसमें शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में विच्छेद कर देते हैं। क्योंकि और ग्रह होता है थोड़ा परेशानी लाके विच्छेद करता है, लेकिन बुध है क्या, बुध ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन को विच्छेद कर देता है। संतोष जी बोले, प्रश्न बोले। हेलो हेलो। हाँ हाँ गुरुदेव, संतोष जी अगर बोले। ये अभी जो आपने बोला, ये घर छोड़ के कहीं पे पर युति हो तो भी क्या ऐसे ही परिणाम देगा गुरुदेव? हाँ, अगर देखो ये कुंडली में जैसा कि द्वादश भाव होता है, द्वादश भाव में बुध कहीं भी है और ये अपनी राशि में है, वैसे अपने राशि में 3 नंबर 6 नंबर की अगर राशि में है तो यह भद्र योग कहलाता है। यह भद्र योग कहलाता, बढ़िया होता है। और इसी में अगर सूर्य हो जाते हैं तो बुधादित्य योग और प्रबल हो जाता है। लेकिन अब देखो इसमें है क्या, 3 नंबर 6 नंबर अपनी राशि, उसमें बुध जो है बलवान हो जाता है। 3 नंबर और 6 नंबर की राशि जन्म कुंडली में कहीं भी बनी है, ऐसी स्थिति में बुध जो है बलवान हो जाता है। जी।
हाँ, अब त्वरित परिणाम देने के लिए बुध वहां उत्सुक है। वहां पे दाम्पत्य के कारक पत्नी के कारक शुक्र देव जी भी आ गए हैं। शुक्र का साथ मिल गया, जो उसके कुछ मित्र होते हैं। सूर्य से भी मित्रता होती है या सम होते हैं, बुधादित्य योग। सूर्य आ गए तो शुक्र करते हैं क्या, शुक्र करते हैं क्या, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने का काम करते हैं। लेकिन शुक्र है क्या, वीर्य, सौंदर्य। और सूर्य क्या है, एक विच्छेदक गर्म, जहां पहुंचे वहां गर्मी उत्पन्न कर देते हैं। हाँ, और वहीं पे कहीं से मंगल भी सूर्य के समान अग्नि वाला तेज ग्रह है। उसी घर में हो या दृष्टि पड़ रही है, या कहीं से शनि राहु केतु, ये जो है विच्छेदक ग्रह है, शनि और राहु की दृष्टि पड़ गई। तो ऐसी स्थिति में अब हुआ क्या कि मंगल भी तेज ग्रह है और सूर्य भी तेज ग्रह है, राहु केतु शनि भी विच्छेद के कारक है। तो ऐसी स्थिति में इनका तीन का साथ पा गया। अगर शुक्र है तो शुक्र बेचारे निर्बल हो जाते, जिनका साथ पाया, जबकि ये मित्र है, मित्र का साथ छोड़ करके उनके साथ में आ गया, उसको प्रभाव को और जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर दिया। समझ रहे, क्योंकि यहाँ मैं आपको ये युति बताने का इसलिए मतलब था कि ये है तो शुभ ग्रह, लेकिन कैसे अशुभ फल दे देता है बुध, जिनका साथ पा जाता है। क्योंकि उधर विच्छेदात्मक ग्रह ज्यादा हुए, तो और ग्रह थोड़ा परेशान करते हैं सोचने समझने के, लेकिन ये सीधा विच्छेद करा ही देता है। ठीक है, गुरुदेव। तो ये जो उदाहरण आपके दिए थे, हमने आपको बुध को समझने के लिए दिया था। और जबकि बताया केंद्र में अगर बुध अपनी राशि पे हो 3 और 6 नंबर में, जन्म कुंडली में अगर केंद्र में कहीं छठे आठवें में नहीं, छठे आठवें 12वें में नहीं, अगर ये केंद्र में, केंद्र के घर पता है 1 4 7 10, अगर इन घरों, हाँ इन घरों में बुध अपनी ही राशि पे है तो भद्र पुरुष नामक महायोग बनाता है, जो बहुत ही बढ़िया योग होता है। अभी योगों के बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये गुरु शुक्र इत्यादि की दृष्टि पे ये शीघ्र फल देते हैं और जो है शुभ फल देते हैं। राहु केतु इत्यादि की दृष्टि हो गई, सूर्य की दृष्टि हो गई, तो वैसा फल दिए। लेकिन अगर इनकी जो है दृष्टि कहीं गुरु और शुक्र की हो गई तो शीघ्र फल देते हैं और बढ़िया फल देते हैं। बुध को हम समझ लिए, ये बातें हम पहले भी कर चुके थे। अब अगर 8वें घर में कहीं जो है, 8वें घर में क्या कहते हैं, बुध हो गए, बुध 8वें घर में हो गए, तो चूंकि मेष लग्न में 8 नंबर की राशि होती है मंगल की। अगर मंगल जो है, इनसे मंगल का कहीं से जो है, मंगल केंद्र में है, रोचक महापुरुष योग बनाए हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ठीक होता है। लेकिन कहीं मंगल भी इन्हीं नीच घरों में हुए, मंगल इन्हीं घरों में हुए, या कहीं नीच हो गए, या 6 8 12 में कहीं बैठ गए, ऐसी स्थिति में ये स्वास्थ्य में दिक्कत ज्यादा कर देते हैं अगर मंगल खराब हुए। अब मंगल अगर ठीक ठाक भी है तो स्वास्थ्य पे तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। अच्छा, बुध ज्यादा बड़ा रोग नहीं देते, बुध देते हैं क्या, एलर्जी संबंधित, चर्म रोग संबंधित, या थोड़ा बहुत नसों में, फेफड़ा इत्यादि में, वाणी में दिक्कत कर देते हैं। मंगल अगर यहाँ गड़बड़ हुए तो कई बार वाणी दोष दे देते हैं, हकलाना तुतलाना, इस स्थिति में भी ला देते हैं। लेकिन अगर मंगल सही है तो लेकिन स्वास्थ्य पे इतना प्रभाव तो जरूर दे देते हैं, इतना प्रभाव तो जरूर दे देते हैं बुध कि चर्म रोग, कहीं न कहीं एलर्जी संबंधित दिक्कत का सामना जातक को पड़ जाता है। अब है क्या कि इनकी दृष्टि जो है 8वें घर से सीधा धन भाव पे पड़ती है। 8वें घर से इनकी दृष्टि सीधा
धन भाव पे पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में कर्जा इत्यादि करा देते हैं, कर्जा ऋण इत्यादि करा देते हैं। लेकिन अगर बुध 8वें घर में है, ऋण रोग शत्रु का मालिक, पराक्रम का मालिक 8वें घर में आ जाए, जो मृत्यु का घर होता है, तो अगर इसमें मंगल ठीक राशियों में नहीं है, मंगल केंद्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई बार प्रॉपर्टी धन दौलत का नुकसान या अपव्यय करा देते हैं। जो घर की पैतृक संपत्ति होती है उसका अपव्यय करा देते हैं, कई बार उसको बिकवा देते हैं। कारण होता है जातक ऋण लेता है और ऋण की अदायगी इत्यादि न करने के संबंध में, क्योंकि ऋण का स्वामी है, या रोग इत्यादि से परेशान होकर पैतृक संपत्ति बर्बाद कर लेता है। कब? अगर मेष लग्न में की कुंडली हो और 8वें घर में बुध हो और मंगल से मंगल नीच राशि में हो, या मंगल उसी 8वें घर में ना हो, केंद्र में ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये करते हैं क्या, ऋण रोग से परेशान होके या शत्रु इत्यादि से परेशान होके अपनी जो है पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं या पैतृक संपत्ति का क्षय कर देते हैं। लेकिन अगर बुध की मित्र है शुक्र, अगर इनसे शुक्र से तात्कालीन मित्रता हो जाए, या शुक्र उसी घर में हो, कहा? दूसरे घर में, क्योंकि दूसरे घर में धनेश हुए शुक्र, 2 नंबर की राशि है ना, तो धनेश हुए शुक्र, अगर इनकी मित्र या वहां गुरु की दृष्टि पड़ गई या गुरु है, तो ऐसी स्थिति में जातक करेगा, ऋण तो लेगा, क्योंकि ऋणे से ऋण लेगा, और ऋण लेके व्यापार इत्यादि करके मैनेजमेंट का कारक है, वहां से श्रेष्ठ धन कमाता है, श्रेष्ठ धन कमाता और अपने धन को बढ़ा देता है। ठीक है जी गुरुदेव। और हाँ, इतना तो बस इसमें है क्या कि अगर मंगल खराब होगा, मंगल अगर बढ़िया हुआ तो और भी बढ़िया हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी दृष्टि में मंगल खराब हो गया तो धन का अपव्यय करता है। शुक्र या धन के कारक गुरु की दृष्टि पड़ जाए या उनसे युद्ध हो जाए, उनका साथ मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में बुध जो है ऋण इत्यादि लेके बढ़िया धन, श्रेष्ठ धन को कमा लेता है। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या कर देते हैं? 8वें का बुध अपनी दशा अंतरदशा में वो दिक्कत तो आपको देगा ही स्वास्थ्य पे। क्या? अगर बुध मंगल इत्यादि ज्यादा खराब हो गए तो वाणी दोष दे देता है। स्वास्थ्य पे क्या असर डालेगा? चर्म रोग, स्किन संबंधी दिक्कत, एलर्जी दे देता है, या हृदय रोग कई बार। तो हृदय का संबंध किससे होता है? नसों से, नसों में दिक्कत इत्यादि ऐसी समस्याएं दे देता है। समझ गए 8वें के बुध का सबका? किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? चलते हैं। नवम घर में अगर बुध हो जाए तो नौ घर कौन होता है? नवम घर, ये नवम घर भाग्य भाव कहते हैं, इससे पिता का भी घर कहते हैं, इसको जो है पिता का भी घर कहते हैं। तो इसके सामने कौन होता? पराक्रम घर, पराक्रम। अब ऋण रोग शत्रु का कारक और पराक्रमेश, रोगेश और पराक्रमेश अगर आके भाग्य भाव में आ जाए तो निसंदेह ये भाग्य को खराब करते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, ऋण रोगेश या शत्रुएश का दो, शत्रुओं के घर के स्वामी, ऋण के घर के स्वामी अगर भाग्य में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग्य में रोग इत्यादि कर देते हैं, तो थोड़ा भाग्य में कमजोरी तो लाते हैं। लेकिन वो है कौन? उनका एक घर और है। अब मेष लग्न में उस 3 नंबर की राशि मिथुन राशि पड़ती है, जो ठीक सामने पड़ती है भाग्य भाव के। तो पराक्रमे से आके अगर क्या कहते हैं भाग्य में बैठ जाएं या ऋण से आके भाग्य में बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा भाग्य में कमजोरी होती है। लेकिन पराक्रम, अरे पराक्रमेश हैं और इनकी सीधा दृष्टि 3 नंबर की राशि पराक्रम में पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में पराक्रम तो बढ़ जाता है, इनकी मेहनत बढ़ जाता है, अर्थात बिना मेहनत के इनकी भाग्य
नहीं बनती। लेकिन एक चीज है, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। यह जातक मेहनत से ही, अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। अगर बुध का साथ जो है, गुरु से तात्कालीन मित्रता हो गई, या गुरु उसी घर में बैठे हैं, या कहीं से गुरु की दृष्टि बन रही है, तो इसका पराक्रम जो है श्रेष्ठ लाभ देगा, और ऋण इत्यादि लेके कहीं से पराक्रम करके श्रेष्ठ बुलंदी हासिल कर लेगा। लेकिन अगर गुरु का साथ न पाया और मंगल की राशि में है, मंगल नीच इत्यादि में हो गई, तो ये पराक्रम करने पे भी, मतलब अगर 10 रुपए का पराक्रम किया तो 5-7 रुपए का काम का आएगा, लेकिन पराक्रम व्यर्थ नहीं होता। मतलब अधिक मेहनत करने के बाद भी भाग्य जो है कम चलना। कब? जब गुरु खराब होंगे। अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ये अपने पराक्रम से अपना भाग्य निर्माता खुद होगा। सबके समझ में आ गया? जी। नवम भाव में सबका समझ में आ गया? जी गुरुजी। हाँ। अच्छा, अगर इसमें गुरु की स्थिति खराब हो गई तो कई बार, या जो है गुरु जाके बुध के ही घर में कहीं बैठ गए, बुध के ही घर में जाके बैठ गए, किसमें? 6 नंबर वाली, जहां इनकी 6 नंबर की राशि है, ऋण रोग तत्व। तो ऐसे स्थिति में जातक के पिता को पेट रोगी, चर्म रोगी, और मतलब स्किन संबंधी दिक्कतों के साथ साथ हृदय रोग या नस में कोई न कोई दिक्कत जरूर दे देगा। अगर ऐसी स्थिति में गुरु भी जाके छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति जरूर दे देगा। आगे चले। 10वां नंबर हमारे कर्म का भाव है। 10 नंबर घर जो होता है हमारे कर्म का भाव होता है, और ऋण का स्वामी, शत्रु का स्वामी, पराक्रम का स्वामी अगर जाके वहां बैठ जाए तो 10वें घर में शनि की राशि बढ़ती है। अगर इनसे शनि का संबंध सही हो गया, शनि के तात्कालीन मित्रता हो गई, तो ये करेंगे क्या? क्योंकि बुध है व्यापार का कारक, तो 10वें में घर के व्यापार इत्यादि करके, ऋण इत्यादि लेके व्यापार इत्यादि करके श्रेष्ठ लाभ कमा लेगा। और लेकिन अगर इनकी जो है शनि से नहीं बनी, शनि नीच राशियों में कहीं बैठे हैं, शनि नीच राशियां कहाँ? लग्न इत्यादि में बैठे हैं, या शनि से इनकी तात्कालीन मित्रता नहीं, शत्रुता हो गई, शनि 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक करता क्या? जातक मेहनत करने के बावजूद भी अपने कार्य में सफल नहीं होता। ये बिजनेस मैनेजमेंट इत्यादि जो भी काम करना चाहता है उसमें घाटा होता, बार बार नौकरी छोड़ता है और नौकरी पकड़ता है, बार बार अच्छा, नौकरी से ही इसको लाभ होती। लेकिन अगर शनि से बढ़िया संबंध बन जाए, या कहीं से चंद्रमा के, क्योंकि इनकी सीधा दृष्टि जो है वहां से चौथे भाव सुख भाव पे पड़ता है, तो अगर वहां से चंद्रमा इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक, क्योंकि पराक्रमेश है, अपने पराक्रम से ऋण लेगा, और ऋण लेके अपना व्यापार इत्यादि करके बुलंदी प्राप्त कर लेगा, मैनेजमेंट इत्यादि का कार्य करके, क्योंकि ये मैनेजमेंट में माहिर होता है बुध। तो ऐसी स्थिति में विपरीत परिस्थिति होते हुए भी ऋण रोग तक, अब ऐसी स्थिति में इसको चाहिए कि अपने शत्रुओं से भी बैर न करके शत्रुओं को भी मिला के, और जो है उनसे करके ये जो है श्रेष्ठ धन कमा सकता है। और क्योंकि उसकी दृष्टि शनि से संबंध बढ़िया होता, चंद्रमा पे पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में जो है माँ के स्वास्थ्य तो खराब करेगा। माँ चूंकि ऋणेश आ गया, ऋणेश रोगेश शत्रुएश, इनकी दृष्टि जो है अपने सुख भाव में अपने घर में पड़ रही है, चौथे घर पे इनकी 7वीं दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में घर में कला तो ये देगा ही, इसके वाणी से घर में कला होगी, माँ का स्वास्थ्य खराब होगा।
लेकिन शनि से अगर संबंध होगा तो इसके पराक्रम से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की चीजें जरूर बनेगी। कई बार ये घर इत्यादि भी खरीद लेता है अगर शनि से संबंध बढ़िया हुआ तो, या मंगल मंगल इन्हीं कहीं केंद्र के घरों में हो तब भी ये अपनी मेहनत से, क्योंकि पराक्रमेश है, ऋण रोग का स्वामी तो है ही है लेकिन पराक्रमेश है, अपनी पराक्रम से ऋण इत्यादि लेके घर इत्यादि बना लेता है। 11वां भाव आय का घर है और 11वें का घर सीधा जो है संबंध बनता है 5वें घर से। 5वां घर जो संतान का घर है, ज्ञान का घर है, उस घर के ठीक सामने 11वां घर आय का घर है। 11वें घर में अगर बुध हो गए तो वहां 11 नंबर की राशि हो गई। पहली बात तो शनि से इनका संबंध बढ़िया होना चाहिए। या 5वां घर सूर्य का है, अगर कहीं इनके, चूंकि सूर्य भी इनके अगल बगल ही हो गया, अगर सूर्य से संबंध बढ़िया हुआ, नहीं तात्कालीन मित्रता में सूर्य आ ही जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से ऋण इत्यादि लेके धन अर्जित कर देता है। लेकिन इसका दोष भी होता है क्योंकि 5वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब ऋणेश पराक्रमेश जो कुंडली के आकारक ग्रह है, क्योंकि मेष लग्न में सर्वथा आकारक ग्रह है, अगर इनकी दृष्टि पड़ती है तो एक बार पढ़ाई में बाधा आना ही आना है, पढ़ाई में दिक्कतें आएगी आएगी। ऐसा जातक कोर्स करेगा किसी चीज का और काम करेगा किसी चीज का। मान लो उसने पढ़ाई किया, शास्त्रीय आचार्य किया पंडिताई का, लेकिन उसको जाके नौकरी करना पड़ गया बनियों की, किसी दुकान पे काम करना पड़ गया या व्यापार करना पड़ गया। वो पढ़ाई का, उसने पढ़ाई की है मैनेजमेंट की और उसको काम करना पड़ा लेबर का। तो कहने का मतलब ऐसी दशा में उसको पढ़ाई जो मतलब विद्या से जो विद्या अर्जित करेगा उससे लाभ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सूर्य से स्थिति सही हो गई तो सूर्य, क्योंकि सूर्य होंगे अगल बगल ही, सूर्य शुक्र और बुध, तो अगर ऐसी स्थिति में कोई तो पराक्रम, क्योंकि पराक्रमेश है तो पराक्रम करके श्रेष्ठ धन कमाएगा और उसी से अपना विकास कर लेता है, उसी से अपना विकास कर लेता है। लेकिन शिक्षा में बाधा देंगे ही अगर बुध कहीं अंत बल से कमजोर हो गए, या क्या कहते हैं शनि कहीं नीच राशियों में बैठे हैं, शनि से संबंध बढ़िया नहीं बन पाया, या मंगल अच्छे घरों में नहीं है, तो ऐसी दृष्टि में ये पेट रोग भी दे देता है, क्योंकि 5वें घर से पेट का भी विचार करते हैं। 12वें घर में आ गया ऋण रोग शत्रु का स्वामी और पराक्रमेश। तो ये देखो 12वां घर सही नहीं है, स्वास्थ्य समस्या तो देगा ही देगा, क्योंकि सीधा सीधा अब स्वास्थ्य समस्या क्या देगा, वही अपनी स्किन संबंधित दिक्कतें, वाणी में दोष हो सकता है, गले इत्यादि में प्रॉब्लम आ सकती है, या जो बताया कभी कभी नसों में दिक्कत, हृदय रोग इत्यादि की संभावना हो जाती है, हृदय रोग इत्यादि की संभावना हो जाती है। तो अब इनकी जो है दृष्टि पड़ती है अपने ही घर पे ऋण रोग, यहाँ शत्रु बढ़ेंगे, यहाँ शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा। वैसे तो क्योंकि इस राशि में जो 12वें घर पे बुध पड़ेंगे तो यहाँ नीच राशि है, 12 नंबर पे बुध नीच हो जाते हैं, लेकिन उच्च के 6 नंबर उच्च, इनकी दृष्टि उच्च पे पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में करते क्या कि ऋण रोग शत्रु बढ़ जाते हैं। शत्रुओं पे खैर ये भारी तो पड़ता है, लेकिन बुध है सौम्य ग्रह, झगड़ेलू ग्रह नहीं है, तो इसको लड़ाई झगड़ा के तो नहीं, शत्रुओं से तालमेल इत्यादि करके अगर यहीं पे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई अथवा गुरु की कृपा आ गई, तो ऐसी दृष्टि में क्योंकि गुरु के अपने ही भाव पे पड़ेगी दृष्टि, तो अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई बुध पे तो ऋण रोग शत्रु तो होंगे, स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा, लेकिन यह प्रबल शत्रुहंता बन जाएगा,
अब शत्रुहंता करेगा क्या? देखो, कुछ लोग दिमाग से मारते हैं, कुछ लोग शस्त्र से मारते हैं दुश्मन को। ये दिमाग से मार के शत्रुओं से ही लाभ कमा लेगा, शत्रुओं को मिला के उनसे जो है, या कर्जा इत्यादि बढ़ जाता है, उसी कर्जा इत्यादि से लाभ कमा के, और नहीं तो फिर सारा इसका धन व्यय जो है ऋण रोग शत्रु पे ही होता। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो शत्रुओं से को मिला के और उसी से वो अपने काम को चला ले जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट का कारक है बुध और वाणी का कारक है, तो अपने वाणी से शत्रुओं को मिला के उनसे करके ये लाभ कमा लेगा। ये विपरीत राजयोग भी बन जाता है, क्योंकि नीच से उसकी अपनी दृष्टि जो है अपने ही घर पे छठे आठवें 12वें में होती, तो ऐसी दृष्टि पे अगर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो वहां से श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है। तो आज हम क्रमशः बुध के परिणाम को 12वें भाव में तक बता दिए आपको। किसी को इसमें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं 2 मिनट में। फिर हम चलते हैं आज कुछ और रोचक चीजें कुंडली संबंधित बताने जा रहे हैं, किस ग्रह से किस किस चीज का विचार था। प्रश्न पूछे। गुरुदेव प्रणाम, धर्मेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम, बोलिए मिश्रा जी। अब जैसे गुरुदेव, नीच का ग्रह जो है कहीं भी कुंडली में बैठ जाए और अपने जिस घर का वो स्वामी हो, मान लीजिए रोग ऋण शत्रु घर का स्वामी बुध की ही हम बात कर रहे हैं, आपने बताया बुध यदि 12वें में नीच का होकर के अपने उस घर को देख रहा हो, छठवें को पूर्ण दृष्टि से, तो इसका मतलब कि ऋण रोग और उसमें जो है कमी आ जाएगी या बढ़ोतरी होगी? अब देखो, यहाँ विपरीत राजयोग मिला, यहाँ विपरीत राजयोग हुआ। कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बिगाड़ता। यह बुध का अच्छा। अपना घर है, हाँ। तो ऋण रोग का स्वामी, लेकिन अब है क्या को, है तो ऋणेश ही ना, है तो जी हाँ, जी। रोगेश ही। अगर यहाँ से कहीं से, मैंने क्या बोला आप शायद सुन नहीं पाए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, क्योंकि नहीं, अगर 12वें। बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही, किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है बुध हाँ, पे। तो ऐसे में है क्या कि कंट्रोल तो विपरीत राजयोग हो गया। तो ऐसी दृष्टि में अगर ये धार्मिक प्रवृत्ति का है तो मैनेजमेंट से करेगा कि शत्रुओं को अपने बातों से प्रभावित कर लेगा। शत्रु अच्छा। तो बढ़ेंगे ही, हम्म। शत्रुओं को अपने बातों, चूंकि मैनेजमेंट का कारक है। देखो, यहाँ पे शत्रुहंता हो जाएगा, वहां से वहां तो नीच का है, नीच में बैठा है, लेकिन उसकी दृष्टि अपने अपने घर पे और उच्च की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में करेगा शत्रुहंता। तो अच्छा, शत्रुओं को देखो, मारने का 2 प्लान है, या तो आप उग्र है तो शास्त्र से मार दो। अब ये चूंकि बुध है, जरा सौम्य ग्रह है, कुमार है, उतनी शक्ति भी नहीं है इसके पास, ये दिमाग से मारेगा, ये बातों से शत्रु को अपने साथ ले लेगा। अब है क्या, शत्रु साथ ले लिया तो शत्रु तो आपको मतलब परेशानी करने के लिए शत्रुता किया है। हाँ, सदैव अब नुकसान वहां ही पे, देंगे। हाँ। हाँ, अब करता क्या, नहीं, अगर ये थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का ग्रह है, धार्मिक प्रवृत्ति का जातक है, धर्म से संबंध रखता है, हम्म। या गुरु की कहीं से दृष्टि इत्यादि पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में ये करेगा क्या, शत्रु से लाभ ले लेगा। शत्रुओं को मिला के मैनेजमेंट का कारक है, कहीं ना कहीं ये शत्रु से लाभ ले लेगा। लेकिन अगर क्या क्या बृहस्पति की दृष्टि नहीं, तो शत्रु तो आपको परेशान करने के लिए है, तो वहां प्रभाव तो कम कर लेगा शत्रु का ये बातों में, लेकिन चूंकि शत्रु तो आपको नुकसान ही पहुंचाने के लिए बैठा है ना। तो ऐसी स्थिति में ऋण ऋण चूंकि रोग का कारण है, ऋण रोग में इसमें इसका धन जो है अपव्यय होगा, वह व्यय भाव है। हाँ जी गुरु जी, जी गुरु जी, हम समझ गए। मतलब कुल मिला के ये जो बात है सिर्फ और सिर्फ बुध पे ही लागू हो रही है अभी तक, जो क्योंकि कल हम यात्रा में थे, सुन नहीं पाए थे पूरी बात, तो ये सिर्फ बुध के बारे में ही है। अगर कोई दूसरा ऋण रोगेश या शत्रु के घर का स्वामी हो जाए और उसकी नीच की दृष्टि वहां पे पड़ने लगे, तो फिर उसके प्रवृत्ति के हिसाब से उसका फल मेरे ख्याल से अलग होगा फिर। हाँ हाँ, अभी हम बुध की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, इसलिए अच्छा। अब बुध एक्चुअली है क्या, बुध सौम्य ग्रह है, बढ़िया ग्रह, लेकिन मेष लग्न में होता क्या कि अभी जिस लग्न की बात कर रहे हैं इसमें ये छठे घर का स्वामी हो जाता है, जो घर अच्छा नहीं होता, ऋण रोग शत्रु का हो जाता है।
और इसको एक घर मिला पराक्रम, जो मेहनत की है, तो उसके हिसाब से हम जो, मतलब ये अकारक ग्रह है, इसमें मेष लग्न में अकारक ग्रह होता है। ठीक है। मेष और लग्न। ग्रहों और लग्नों में जहां इसको कारकत्व तो प्राप्त है, वहां ये और कुछ परिणाम देगा। जी ठीक है, जी गुरु। चलते हैं विषय पर। तो कल हमने ग्रहों के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, ग्रहों के बारे में बात कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे कि ग्रह जो है, सूर्य इत्यादि जो ग्रह हैं, ये अगर हमारे शरीर के अंगों पे, किस अंग पे कौन सा प्रभाव देते हैं। तो अगर नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर लो। जी गुरुदेव लिखवा दे। चलो चलो अभी लिखवाएंगे, अभी थोड़ा सुन लो आप लोग, फिर मैं लिखवाता हूँ। सिर से मुख तक सूर्य, सिर से लेके मुख तक सूर्य, सूर्य का प्रभाव होता है सिर से लेके मुख तक। और गले से लेके हृदय तक चंद्र का प्रभाव होता है। चंद्रमा का प्रभाव कहाँ होता है? गले से लेके हृदय तक। और पेट से लेके पीठ तक मंगल का, पेट से लेके पीठ तक मंगल का प्रभाव होता है। और हाथ और पांव पर बुध का, हाथों पे और पांव पे बुध का। कमर से लेके जंघा तक गुरु का, कमर से लेके जंघा तक गुरु का। गुप्तांग से लेके वृषण तक शुक्र का, शुक्र का प्रभाव हमारे जो है गुप्तांगों पे पड़ता है। घुटनों से लेके पिंडली तक शनि का, घुटनों से लेके पिंडली तक शनि का, घुटनों से लेके पिंडली तक शनि का। जब हम रोगों इत्यादि के विचार करते हैं, या शनि नीच हुआ तो कहाँ कहाँ रोग दे सकता है, ऐसी स्थिति में हम इनका विचार करते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब लिखना चाहो लिख लो। सूर्य कहाँ कहाँ प्रभाव देता है? सूर्य, अगर हम रोगों की बात करें तो सूर्य कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव देता है। सूर्य जो है हृदय, हार्ट, मस्तिष्क, माइंड, सिर। लिखिए आप लोग। सूर्य हृदय, मस्तिष्क, माइंड, सिर, हेड, नेत्र, आई, मेरुदंड, ये जो कमर, कमर से ऊपर की एक रीढ़ की हड्डी होती है, इसको मेरुदंड कहते हैं। स्त्री और पुरुष में क्रमशः बाई और दाई आंख। ठीक है। सामान्य नाड़ी तंत्र, सामान्य नाड़ी तंत्र। फेफड़ा और रक्त आज से संबंध रखता है, फेफड़ा और रक्त आदि से संबंध रखता है। कहाँ कहाँ? सूर्य का प्रभाव होता है हृदय, मस्तिष्क, सिर, नेत्र, नेत्र क्रमशः जो है स्त्री और पुरुष की, बाई और दाई। ठीक है। पीठ, रीढ़ की हड्डी जिसको हम मेरुदंड कहते हैं। सामान्य नाड़ी तंत्र और फेफड़े और रक्त इत्यादि से संबंध रखता है। सबका कंप्लीट हो गया? जी आप लोग ऐसा करो, इसको चाहे रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो तो आप लोग लिखने में आसान होगा। मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा और भी आपको पढ़ाना है। गुरुजी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद चंद्र का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है? पेट पर, पुरुष के दाहिनी आंख,
और स्त्री की बाईं आंख। रक्त प्रवाह मतलब नाड़ियां, जो क्या बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइन। जिससे रक्त प्रवाह होता है, अरे वो बोलते हैं ना कि नब्स। धमनी, धमनिया, रक्त धमनी। धमनियां तो हृदय से चलती हैं, हृदय से चलती है धमनियां, इसको बोलते हैं ना, नस दब गई है ये आपके, उसको क्या बोलते हैं, चलो शीरा। अभी याद आ गया। तंत्रिका। तंत्रिका। हाँ चलो, आपका रक्त प्रवाह थूक और गले से हृदय तक, छाती तक, मतलब छाती पे जो कफ वगैरह जम जाते हैं, ग्रंथ प्रक्रिया, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि चंद्रमा से प्रभाव दिया जाता है। अभी हम सिर्फ रोग रोग बता रहे हैं, छठे भाव की बात चल रही थी ना। कल हमने बताया था रोग आपको कौन सी राशियों में कौन कौन सा रोग हो जाता है। हमने मेष से लेके आपको मीन तक जो है राशियों में रोग बताया था। तो रोग आज चंद्रमा से हम सिर्फ रोग, सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो ग्रह बता रहे हैं उनसे सिर्फ रोग बता रहे हैं, इनसे रिश्ते इत्यादि और जो चीजें होती है उनका नहीं बता रहे हैं। मंगल से माथा, मस्तक जो ललाट, ब्रह्मा प्रजनन अंग, जो बाहरी प्रजनन अंग है जिससे संतान उत्पत्ति इत्यादि का कार्य किया जाता है। गुर्दे, मांसपेशियां, मांसपेशियां, नाक, नोज, नाक, कान, ईयर, फेफड़ा, शारीरिक बल इत्यादि का विचार करते हैं इससे, मंगल से शारीरिक बल, और पेट से पीठ तक का भाग, पेट से पीठ तक का भाग भी हम मंगल से विचार करते हैं। ठीक है, मंगल हो गया कंप्लीट सबका। जी गुरुदेव। चलो बुध पे आंतरिक नाड़ी तंत्र, जो अंदर की नाड़ियां होती हैं। अभी हमने जो है ना उससे लिखाया था कि सूर्य में बाहरी नाड़ी तंत्र, लेकिन अंदर की नाड़ी तंत्र बुध से दिमाग, फेफड़ा, हाथ, बाजू, जिह्वा, मुख, वाणी, बुद्धि, बुद्धि के कारक भी बुध है। चातुर्य एवं शरीर की स्नायु प्रक्रिया, जो नाड़ी संबंधी स्नायु प्रक्रिया होती है उससे भी जो है, चातुर्य माने चतुराई, चातुर्य और शरीर की स्नायु प्रक्रिया। चातुर्य का अर्थ जो है, ठीक है, शरीर की, चातुर्य लिख लिए, हाँ और चातुर्य स्नायु लिख लिया प्रक्रिया, गुरुदेव। हाँ चातुर्य माने चतुराई, गुरुदेव हाथ कौन सा, चालाकी। दोनों गुरुदेव, हाथ दोनों? हाँ हाँ हाँ, हाथ बाजू। गुरु, गुरु से गुरुओं को देखते हो, लोगों को मंत्र देते हैं तो कान फूंकते हैं,
सबने देखा है? जी गुरुदेव। हाँ, गुरु लोग ये जो ये मंत्र तो लिखते हैं तो उस समय तो पढ़- घंटा घड़ियाली प्याज बजता है और कान फूंकते हैं। तो गुरु से दाया कान, गुरु से दाया कान, पाचन प्रक्रिया। आपका दो पाचन प्रक्रिया अभी पेट संबंधित दिक्कतें, अगर छठे आठवें में गुरु होते हैं तो या उनकी राशियां होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो है पेट रोग हो जाता है, उदर विकार जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ सीधा लिखा है पाचन प्रक्रिया, कमर से जंघा तक, कमर से लेकर जंघा तक, ठीक है। मतलब इसमें दोनों जंघाएं हो गई। और चर्बी, चर्बी समझ रहे हो ना, मोटापा वगैरह, पेट वगैरह फूल जाता है तो ज्यादातर अगर गुरु केंद्र में हो, गुरु अगर उसमें हो, क्या कहते हैं इसको, लग्न में, तो ऐसे जातक के पेट में जो है ना, पेट में चर्बी इत्यादि की समस्या होती है, या पेट बड़े होते हैं, थोड़ा नाटे करके होते हैं, हम आगे बताएंगे अगर गुरु केंद्र में होते हैं। हृदय कोष इत्यादि जो है गुरु से विचार किए जाते हैं, ठीक है। शुक्र से क्या विचार करते हैं? शुक्र से गला, थोड़ी, गाल, गला, थोड़ी, गाल, रूप सौंदर्य, सुंदर कितना होता है, कामेच्छा, कामेच्छा, काम समझ रहे हो ना, सेक्स जी पावर, जी गुरुदेव। हाँ, कामेच्छा, वीर्य और कफ, शुक्र, शुक्र से शुक्राणु इत्यादि, वीर्य और कफ, अंडाशय, गुर्दा, अंडाशय और गुर्दा, आंतरिक काम वासनाएं, आंतरिक माने मन में जो सेक्स इत्यादि के विषय में विचार होते हैं, तो आंतरिक काम वासनाएं, जो वासना मन में जागृत होती है, उसका भी विचार जो है शुक्र से किया जाता है। शनि से जिगर, शनि लिखिए, शनि से जिगर, और गुरु से, देखो गुरु से दाया कान, गुरु जब ज्ञान देता है तो दाएं कान से, अब किसी की जब चुंगली चाटी की जाती है ना तो बाएं कान से। प्रायः पत्नियां करती है क्या, जो वामांग होती है, हमारी पत्नियां होती है, वामांग होती है ना पुरुष की, तो घर में जी जैसे गुरुदेव। पुरुष आया तो जब उसको कान भरती है तो उसको कान भरने को जब बाएं से, तो शनि क्या करता है, कला इत्यादि का विच्छेदात्मक ग्रह है। गुरु क्या है, गुरु ज्ञान का है, तो गुरु से दाया कान के, तो शनि से हम विचार करते हैं बाया कान, मतलब शनि से जो चुंगली इत्यादि की जाती है, ठीक है। कान का मतलब हो गया कि ज्ञान है, कान का मतलब कि जो दाएं कान से होता है वो ज्ञान की बातें होती है, मोक्ष की बातें होती हैं। अब बाएं कान से चुंगली चाटी सुनी जाती है, तो उसका मतलब होता है कि विच्छेदात्मक बातें, विच्छेद का मतलब होता है झगड़ा लड़ाई, एक दूसरे से चुंगली चाटी, आप चुंगली करोगे तभी मान लो किसी से विच्छेद होगा। तो बाएं कान से, कान का विचार, पिंडली, घुटनों, पिंडली, दोनों घुटना, हड्डियां, हड्डियों का जो जोड़ होता है ना, हड्डियों का जो जोड़ होता है, तथा गुप्त स्नायु प्रक्रिया,
स्नायु नाड़ी इत्यादि क्यों कहते हैं? तो गुप्त स्नायु प्रक्रिया का विचार हम शनि से करते हैं। ठीक है, जी गुरुदेव। अब इतना तो विचार हमने कर लिया इन अंगों का। अब सूर्य हमें रोग कौन कौन दे सकता है? तो सूर्य अब चूंकि हमने पता कर लिया मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी इत्यादि पे इनका प्रभाव होता है, तो रोग कौन कौन देता है? सूर्य रक्त पित्त विकार, सिर दर्द, नेत्र विकार, आंखों में रोग, ज्वर देता है, ज्वर वृद्धि, हृदय रोग, अस्थि रोग, हड्डी संबंधी दिक्कतें, एवं चर्म रोग, मंदाग्नि, अपमान, अतिसार, चित्त व्याकुलता, उदर एवं मेरुदंड संबंधी रोगों का विचार हम सूर्य से करते हैं। ठीक है, अभी अंगों को हम समझ लिया, अब इनसे रोग कौन कौन होता है इन ग्रहों से। समय कितना हो गया? समय 17 हो गया। चलो, अब किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न ना हो तो मैं पढ़ाता जाऊं। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, पूछे प्रश्न। गुरुदेव थोड़ा सा ये पता करना था, जैसे आपने बताया ना कि विपरीत राजयोग और एक शत्रुहंता, विपरीत राजयोग कब बनता है गुरुदेव? आप बता रहे थे, अभी समझ में नहीं आया था, मेरे को सुन नहीं पाया था मैं। विपरीत राजयोग कई स्थितियों में कई ग्रहों का अलग अलग स्थितियों में बढ़ता है, लेकिन अभी जो हम मेष लग्न पढ़े थे, देखो है क्या कि ये त्रिक भाव का स्वामी होके यहाँ जो बुध 6, 8, 12 में 6, 8, 12 जो है अच्छे घर नहीं कहे जाते हैं। अब ये छठे घर का स्वामी होके, तीसरे घर का स्वामी होके 12वें घर में बैठ गया और इसकी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है और उच्च की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि 6 नंबर की राशि पे ये उच्च का होता है। बुध 12 नंबर की राशि में क्या कहते हैं, मीन में नीच का होता है। ये नीच का होके अपने ही घर पे उच्च की इसकी दृष्टि पड़ रही, तो ऐसे इसमें विपरीत राजयोग होता है। अगर इनकी बृहस्पति से संबंध बढ़िया हो गए तो ऐसे में शुभ फल ले लेता है, शत्रुओं से भी लाभ ले लेता है। अन्यथा अगर बृहस्पति से बढ़िया संबंध नहीं होते तो फिर ये विपरीत राजयोग नहीं होता। समझ गया? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ। और गुरुदेव एक शत्रुहंता था, जैसे आपने बताया कि जो है मेष लगन में जो बुध हैं वो रोग ऋण के स्वामी हुए, ठीक है। तो अगर वो छठे छठे भाव में बैठे हों बुध, तो क्या उसे शत्रुहंता कहेंगे? हाँ, ये शत्रुहंता का योग छठे में भी होगा। शत्रुहंता तो बनेंगे, लेकिन चूंकि ये सौम्य ग्रह है, ये सौम्य ग्रह है, तो ये लड़ाई, देखो शत्रुहंता एक तरह से होता है, एक तो जो है लड़ाई झगड़ा से मारपीट करके जीत ले, दूसरा ये सौम्य ग्रह है, बातों से जो है शत्रु को मित्र बना के उससे काम ले लेगा। मतलब शत्रुहंता तो बनेगा ही, शत्रुओं पे तो भारी पड़ेगा, लेकिन ये दिमाग से मंगल इत्यादि हुए तो उसको अपने पराक्रम से परास्त कर देंगे। मंगल इत्यादि ग्रह जो हुए पराक्रम से, मान लो मंगल हुए, शनि हुए, राहु केतु अगर उसमें आ गए तो भी ये प्रबल शत्रुहंता होता। राहु तो करते क्या, क्योंकि दृष्टि वाणी भाव पर पड़ती है तो अपने वाणी से ही शत्रु बना लेते हैं। शनि और राहु केतु वाणी से ही शत्रु बना लेते हैं और शत्रुओं पे हमेशा भारी पड़ते हैं, शत्रुओं पे हमेशा भारी पड़ते हैं राहु केतु और शनि। लेकिन यहाँ जो है ये क्या नाम है इसका, बृहस्पति बुध ग्रह जो है ना, बुध के साथ है क्या कि बुध वाणी का कारक है, तो अपने वाणी से शत्रुओं को मारेगा, अपने दिमाग से मैनेजमेंट का कारक है, तो वो बल पराक्रम दिखाएगा। क्योंकि बालक है ना, बालक अब शत्रु मान लो सामने है तो बालक कितना कर सकता है, तो बालक तो दिमाग से ही काम करेगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी हाँ, गुरुदेव। तो बालक तो करेगा क्या, दिमाग ही लगा के अपने दिमाग से ही शत्रुओं को मित्र बना के
या अपने दिमाग से, अपने वाणी से, अपने कुशलता से शत्रु पे भारी होगा। ठीक है। तो ये गुरुदेव हम ये कह सकते हैं कोई भी ग्रह स्वग्रही होके अगर छठे भाव में बैठ रहा है तो वो शत्रुहीनता मतलब शत्रुओं को परास्त करेगा। हाँ 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 हाँ। जी गुरुदेव, वो ठीक, धन्यवाद देखो गुरुदेव। ऐसा होता, सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए, कोई भी ग्रह हो XYZ, पहली बार वो जिस भाव में बैठेगा, चाहे वो अस्त्रिक भाव हो चाहे और कोई भाव हो, अपने घर को नहीं बिगाड़ना चाहता, अपने घर पे वो नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन होता क्या कि कई बार जो है वो सत्य तो है, उसका प्रभाव पड़ा तो असर तो पड़ेगा ही। हमने जो बोला कि जैसे उस दिन हम मांगलिक के विषय में विचार कर रहे थे, तो हमने एक बार बोला था कि मंगल कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, प्रभाव देगा। हाँ, मांगलिक दोष कट रहा है, ऐसी स्थिति में प्रभाव कम हो जाता है। मंगल का प्रभाव जो विच्छेदात्मक होता, विच्छेदात्मक नहीं होता। थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, बातों बातों में अपनी बीवी को गाली दे दिया, या स्त्री की कुंडली अपने पति को गाली दे दिया, लड़ाई कर लिया, किसी बातों में डांट के या उसको नीचा दिखा के चुप हो गया। लेकिन ग्रह जो है किसी भी स्थिति में, जो है ना, अपना क्या कहते हैं, अपना प्रभाव जो उनका मूल स्वभाव होता है वो नहीं छोड़ते। और उस पर दृष्टि पड़ जाए, तो उससे है कि उसका असर जरूर कम हो जाता है, उसका असर जरूर कम हो जाता है। एक उदाहरण दिया था कि अगर हमने मिर्ची खा लिया है और मुंह में जलन ज्यादा हुए तो हम पानी पी लेते हैं, या थोड़ा गुड़ इत्यादि कोई मीठा चीज खा लेते हैं, तो उसका असर को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को हम नहीं कम कर पाते। तो जो विपरीत राजयोग बनते हैं या और चीजें होती है ग्रहों से, मान लो कई बार होता है क्या कि हम पूजा पाठ इत्यादि कर लेते हैं, या कई बार होता है जैसे हमने उदाहरण दिया मांगलिक दोष कट गया, या और भी कुंडली के दोष हुए, तो कटते नहीं, उसके प्रभाव कम होते हैं। दोष तो दोष होता ही है, दोष होता ही, वह अपने दशा में भी कुछ न कुछ उसका फल देता ही है। बस ये है कि उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये जी गुरुदेव। एक तरह से दवा मान लो, तो एक तरह से ये दवा मान लो कि ठीक है, ऐसा है, तो अगर ऐसा हो गया तो वो दवा है। ठीक है। जी गुरुदेव, सर ठीक मैं गुरुदेव। हाँ, आज शर्मा जी, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न था। आज जो है मैं एक किसी की कुंडली का व्याख्या कर रहा था, मांगलिक दोष का। तो उन्होंने क्या कहते हैं, हमारे जानने वाले जजमान थे, तो बोले मांगलिक दोष तो गुरु जी कट रहा है। तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने एक हमें YouTube पे वीडियो दिखाया, उनसे बड़े ज्योतिष के ज्ञान है, उनसे हम लोग भी ज्ञान लेते हैं, और YouTube पे उनकी वीडियो आती है। तो उनके कि इस दशा में मांगलिक दोष कट रहा और मंगल बिल्कुल प्रभाव नहीं देता। तो मुझे हंसी छूटी, क्योंकि हम लोग तो कुंडलियों का व्याख्या करते, चूंकि वो रत्न बेचने वाले किताबी, जो रत्न बेचने वाले उनका मेन काम है, यही जयपुर के हैं, स्टोन का धंधा करते हैं, और लाखों में उनका जो है वीडियो बनती है यूट्यूब पे, नाम नहीं लूंगा। तो अब वो रत्न बेचने वाले यूट्यूब पे वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे लाइक हो गया, प्रभावी हो गया, लेकिन जब कुंडलियों का विश्लेषण आप नहीं करते तो आपको नहीं पता मंगल कितना प्रभाव किसमें देता है। तो हमने उनका वो देखा, हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं, और हम खुद मांगलिक है, तो हमने भी अनुभव किया है, मंगल हमारा नीच का है, तो हमने अनुभव किया है ना, प्रभाव तो मंगल देता ही है। कभी भी ऐसा नहीं कि मंगल का दोष मिट गया, मंगल प्रभाव नहीं देता, मंगल प्रभाव देता है। हाँ, बस परिणाम जो है थोड़ा सा कम अथवा ज्यादा हो जाता है, परिणाम थोड़ा सा कम अथवा ज्यादा हो जाता है, शरीर इत्यादि के दृष्टि से परिणाम में जो है थोड़ा सा ये विक्षेप की स्थिति में भी आती
बाकी परिणाम तो मंगल देता है, मांगलिक जातक में जो स्वभाव होता है वो स्वभाव रहेगा ही। चलिए, और कोई किसी का कोई प्रश्न है? किसी का और भी कोई प्रश्न है? नहीं है? जी तो नहीं हम गुरुजी। चाहते हैं कि आप लोग जी, नहीं गुरुदेव, हेलो, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। चलो हम चाहते हैं कि शांति पाठ करके ग्रुप में जो संजय जी या अपने संतोष जी हैं या और कोई भी जो पुराने लोग हैं जो शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ करके सभा को विराम देते हैं। जी गुरु। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को हर हर महादेव। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, हर हर गुरुदेव को शुभ रात्रि। प्रणाम। शुभ रात्रि। हर हर महादेव गुरुदेव। महादेव। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधया शान्तिः वनस्पतयः चन्द्रविश्वे देवा ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्त्र भवतु। हरिः ओम। सभी विप्रो को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। प्रणाम। सर्वगुण हर हर नमः। महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर शुभ रात्रि। महादेव, हर 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 महादेव, महादेव। हर महादेव। नमो नमः। नमो नमः। हर महादेव। शुभ रात्रि। ये बोल रहा है यदि कोई बंधु नोट्स बनाया हो तो ग्रुप में प्रेषित करने की कृपा करें। यदि कोई बंधु नोट्स बनाया हो क्लास का तो आज का, तो थोड़ा ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर भेजने की कृपा करें। ग्रुप में भेज देंगे तो सभी को सरलता होगी। हरिओम। हरि ओम शुभ रात्रि।